Hello everyone. In this video from Education Vitamin, I will be explaining to you guys how to write invitations and their replies, both formal as well as informal in your board's exam, which is going to be held on 13th of May. This topic as you know is coming for 3 marks. ठीक है, बहुत important topic है और बहुत सारे confusions भी हैं इसमें students को कि formal invitations कैसे लिखें, informal कैसे लिखें और रिप्लाईज में फॉर्मल रिप्लाईज कैसे लिखें, इनफॉर्मल रिप्लाईज कब लिखें, किस केस में एक फॉर्मल रिप्लाई लिखी जाती है, किस केस में इनफॉर्मल लिखी जाती है, डू वी नीड टू मेक अ बॉक्स व्हाइल राइटिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिप्लाईज. So I'm going to cover everything related to this topic in the video. So make sure you watch the video till the end. देखो सबसे पहले बात करते हैं कि why do we write invitations? You know that human beings are social beings. So as a social being, communication is a must for human beings. We hold social functions such as birthday celebrations, weddings, anniversaries. So invitations जो है, they are an important part of our social interactions. What is an invitation? It is a request for a person to attend some event. आप जब किसी को रिक्वेस्ट करते हो कि हमारे यहाँ एक फंक्शन है या हमारे यहाँ कोई इवेंट है, आप प्लीज आके उसको अटेंड करो, इट इज देन दैट वी सेंड इन्विटेशंस. अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इन्विटेशंस को हम दो पार्ट्स में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं. वी हैव द फॉर्मल इन्विटेशंस एंड वी हैव द इनफॉर्मल इन्विटेशंस. फॉर्मल इन्विटेशंस जैसा कि नाम सजेस्ट ही कर रहा है, इनका जो टोन होता है वो होता है पोलाइट और कर्टियस. ठीक है, इसमें दो तरह की इन्विटेशंस आती है, दो तरह से आप इसको लिख सकते हैं. या तो एक प्रिंटेड कार्ड की फॉर्म में, जैसे कि आपने वेडिंग कार्ड्स देखी होंगे या फिर किसी इवेंट के कार्ड्स देखे होंगे, एक प्रिंट फॉर्मेट में आप इसको बना सकते हैं, या फिर एक सोशल फॉर्मल लेटर की फॉर्म में, जैसे हमने फॉर्मल लेटर राइटिंग सीखी है इससे पहले वाली क्लासेस में. यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर ऑल्सो. ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं फॉर्मल इन्विटेशंस लिखने के. अगर हम इनफॉर्मल की बात करें तो इनफॉर्मल का जो टोन होता है वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड, थोड़ा फ्रेंडली होता है, क्योंकि ये हम उन लोगों को लिखते हैं who belong to us, who are very close to us, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स वगैरह, जिनके साथ हमारी पर्सनल रिलेशनशिप्स होती है. तो एक एक करके देखते हैं कि फॉर्मल इन्विटेशंस को कैसे लिखा जाता है और इनफॉर्मल इन्विटेशंस को कैसे लिखा जाता है. आई विल बी गिविंग यू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच टाइप. ठीक है, तो पहले बात करते हैं फॉर्मल इन्विटेशंस की. जैसा कि मैंने आपको बताया, दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ प्रिंटेड कार्ड और इन द फॉर्म ऑफ अ फॉर्मल लेटर. ये लेटर टाइप्ड भी हो सकता है, ये लेटर हैंड रिटन भी हो सकता है. ठीक है, अब मान लो आप कोई कार्ड प्रिंट कर रहे हो. कार्ड कब प्रिंट किया जाता है? जब आपको बल्क में बहुत सारे लोगों को एक किसी फंक्शन में इनवाइट करना है. ठीक है, सो व्हेन डू यू यूज दिस? व्हेन वी वांट टू इनवाइट गेस्ट्स टू बी प्रेजेंट ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन, बहुत सारे गेस्ट को. तो अगर क्वेश्चन का टोन ऐसा है कि आपको बहुत सारे लोगों को इनवाइट करना है किसी फंक्शन में, इवेंट में, तो वहां पे आप प्रिंटेड कार्ड का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, यहाँ पे जो है एड्रेसी का नाम इंक्लूड नहीं किया जाता इनविटेशन में. हाँ, एनवलप के ऊपर, जैसे आपने वेडिंग कार्ड्स में देखा होगा, वेडिंग कार्ड का जो एनवलप होता है उस पर तो आपका फैमिली का नाम मेंशन्ड होता है, लेकिन उसके अंदर आपका नाम मेंशन्ड नहीं होता. सो इसमें एड्रेसी का मतलब जिसको आप इनविटेशन भेज रहे हो उसका नाम इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, उसका नाम एनवलप पे लिखा जाता है. अगर हम फॉर्मल इनविटेशंस की बात करें तो इसमें यूजुअली जो है एक वीआईपी को इनवाइट करने के लिए, मान लो किसी फंक्शन में उनको आप एज अ चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हो, तो यूजुअली जो फॉर्मल इनविटेशंस हैं, हैंड रिटन जो लेटर्स होते हैं या टाइप्ड लेटर फॉर्म जो होती है, वो वीआईपीज के लिए यूज होती है जब आप उनको किसी फंक्शन में एज अ चीफ गेस्ट जो है आप इनवाइट करना चाहते हो. लेकिन यहाँ पे वीआईपी का नाम क्लियरली मेंशन होता है. ठीक है, प्रिंटेड कार्ड में नहीं नाम मेंशन होता है ड्रेसी का, यहाँ लेकिन जिस भी वीआईपी को आप इनवाइट कर रहे हो उसका नाम बहुत क्लियरली मेंशन होना चाहिए. अब बात कर लेते हैं फॉर्मल इन्विटेशंस के की फीचर्स की, कि इसको आपको लिखते हुए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए. इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मार्किंग स्कीम में आपको इन्विटेशंस में कहाँ कहाँ मार्क्स मिलते हैं और कहाँ कहाँ आपके मार्क्स डिलीट होते हैं. I have already made a video कि where do people where do majority of the students make mistake in their comprehension, writing and reading sections. So please go through that video also. तो अगर इसके की फीचर्स की हम बात करें, सबसे पहले जो फॉर्मल इन्विटेशंस है, जनरली इनको हम प्रिंटेड इन्विटेशन कार्ड्स की फॉर्म में भेजते हैं.
and we use them to invite guests on some auspicious occasions like birthdays, weddings, inaugurations, etc. ठीक है, तो आपको जब बहुत सारे लोगों को किसी अपनी इवेंट में बुलाना है, किसी ओकेजन पे बुलाना है, तब हम ये कार्ड्स को प्रिंट करते हैं। हमेशा इनको जो है थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। थर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे आई, मी ये यूज नहीं करते। आई एंड मी ये सब जो है फर्स्ट और सेकंड पर्सन में आता है। यहाँ पे आप डायरेक्टली अपनी बात ना करके ही, शी, दे इस तरह के वर्ड्स को आपको यूज करना होता है, मतलब थर्ड पर्सन को आपको यूज करना होता है। अच्छा, एक अगर आप एक फॉर्मल इन्विटेशन लिख रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको जरूर लिखनी है। हु मतलब आप किसको इनवाइट कर रहे हो, व्हेन कब है आपका फंक्शन, कहाँ है, एट व्हाट टाइम एंड फॉर व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ओकेजन। ये बहुत क्लियरली आपकी जो है इनविटेशन है उसमें दिखना चाहिए, क्लियरली लेड आउट होना चाहिए। तो ओकेजन क्या है, इनवाइटी का नाम, अगर एक किसी आप चीफ गेस्ट को इनवाइट कर रहे हो उस केस में, होस्ट का नाम, डेट, टाइम और वेन्यू, ये चीजें बहुत क्लियरली मेंशन्ड आपकी इनविटेशन में फॉर्मल में होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। इन केस ऑफ एन ऑफिशियल इन्विटेशन, मान लो आप किसी ऑफिस के ओनर हो, आप अपने ऑफिस में मान लो कोई प्रमोशन पार्टी हो रही है, कोई ऑफिशियल इन्विटेशन आपको भेजनी है, तो उस केस में ऑर्गेनाइजर का नाम, उसकी डेजिग्नेशन, उसका एड्रेस, जो भी होस्ट है या स्पॉन्सर है या फिर चीफ गेस्ट का नाम जो है आप उसमें जरूर इंक्लूड करेंगे। प्रिंटेड इन्विटेशंस डू नॉट इंक्लूड नेम ऑफ द इनवाइटी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जो फॉर्मल प्रिंटेड इन्विटेशंस होती हैं, जो कार्ड्स हम बनाते हैं, बॉक्स बना के जो कार्ड हम लिखते हैं, उसमें इनवाइटी का नाम नहीं होता है। इन्विटेशंस टू वीआईपी वुड कैरी देयर नेम, ठीक है, चीफ गेस्ट को आप जब इन्वाइट करोगे स्पेशली तो उनका नाम जरूर मेंशन्ड होगा। लेंथ जो है इसकी 50 वर्ड्स के अंदर अंदर होनी चाहिए। इन्विटेशंस और रिप्लाई दोनों की जो वर्ड लेंथ प्रिस्क्राइब्ड है दैट इज 50 वर्ड्स, उससे ज्यादा इनकी वर्ड लिमिट नहीं हो सकती। नाउ लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ फॉर्मल इन्विटेशंस। पहले कार्ड को ले लेते हैं कि कार्ड कब लिखा जाता है, किस केस में, और उसका फॉर्मेट क्या होता है। Your sister Amrita is going to marry Aman, son of Mr. and Mrs. A.K. Joshi, Nainital. Your father, Mr. R.N. Bharadwaj, has planned to hold the wedding at Hotel Paradise, New Delhi, on 27th May 2022 at 8 p.m. You have to write a formal invitation. इसमें clearly mentioned है कि आपको एक formal invitation लिखना है on behalf of your parents, basically. इनवाइटिंग गेस्ट्स, तो आपको गेस्ट्स को इनवाइट करना है, किसी एक स्पेशल इंसान को इनवाइट नहीं करना, गेस्ट्स को इनवाइट करना है टू दी ऑस्पिशियस ओकेजन। तो जब हम गेस्ट्स की बात करते हैं तो हम बनाएंगे कार्ड, जैसे वेडिंग कार्ड होता है, ठीक है। तो ऑन टॉप वी विल राइट मिस्टर एंड मिसेस R.N. भारद्वाज रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर डॉटर अमृता विद अमन। देखो इसी तरह लिखना होता है, दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है, विजुअली अपीलिंग होता है। सन ऑफ सो एंड सो ऑन दिस डे, दिस डेट, डे और डेट आप मेंशन कर देंगे, वेन्यू मेंशन कर देंगे, और फिर प्रोग्राम के जो भी डिटेल्स हैं कि रिसेप्शन ऑफ बारात, डिनर, वेडिंग सेरेमनी, वो सारा आप डिटेल में इसमें बॉक्स में लिख देंगे। और लेफ्ट हैंड साइड में जो है यू विल राइट RSVP। तो बेसिकली इट्स अ फ्रेंच वर्ड जो कि अब फ्रांस में भी इट्स नो लॉन्गर यूज, पता नहीं यहाँ क्यों यूज होता है, बट लिखना होता है ये फॉर्मल इन्विटेशन में। RSVP का जो इंग्लिश मीनिंग होता है लिटरली इट मीन्स रिस्पॉन्ड इफ यू प्लीज, ओके। तो यहाँ पे फोन नंबर वगैरह भी आप लिख सकते हैं। देन विद कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम ऑल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। तो अगर हम इन्विटेशंस और रिप्लाईज की बात करें तो 3 मार्क्स की जो इनकी वेटेज है उसमें से 2 मार्क्स बेटा आपके जो कंटेंट है उसके मिलते हैं आपको, ठीक है। एंड जो 1 मार्क है आपका वो आपको मिलता है आपके एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। तो एक्सप्रेशन जैसे ये हो गया, इस तरह की जो लाइंस होती हैं, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन। तो ये जो इस तरह के एक्सप्रेशंस आप लिखते हो इनके लिए अलग से 1 मार्क रिजर्व होता है, लेकिन अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करोगे तो उसके लिए ½ मार्क टू 1 मार्क आपका डिडक्ट भी हो सकता है एज पर दी मार्किंग स्कीम, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं कि कार्ड किस टाइम हमें बनाना चाहिए। सपोज नाउ द क्वेश्चन इज, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ शेक्सपियर पब्लिक स्कूल पटना,
The school is holding its annual function on Saturday, so and so date, so and so time, and the HRD minister, अब आपको एक chief guest को invite करना है, Dr. A.K. Patil has consented to be the chief guest. No, here you have to design an invitation card to be sent to the parents. तो यहाँ पे parents के लिए आपको एक कार्ड बनाना, not for the chief guest, वो बाद में आएगा. ये पेरेंट्स के लिए जो एक ईमेल होता है कार्ड, या जो एक कार्ड सेंड किया जाता है पेरेंट्स को, वो आपको डिजाइन करना है. मतलब सबको बुलाना है, तो आप एक एक का नाम लिख के तो बुलाओगे नहीं, तो आप क्या दोगे इसमें, फॉर्मल इनविटेशन लिखोगे. ठीक है, तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ शेक्सपियर पब्लिक स्कूल, जो भी स्कूल का नाम दिया हुआ है, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल एट सो एंड सो डेट आप पूरा मेंशन करेंगे. And you will mention the chief guest also, Dr. A.K. Patil, HRD Minister, Government of India, will be the chief guest and give away the prizes to the students. ठीक है, RSVP, principal, name of the school and the phone number. ठीक है, ये पैटर्न होगा अगर आपको किसी को मान लो एनुअल डे सेलिब्रेशंस के लिए स्कूल में इनवाइट करना है. राइट, तो बल्क इनविटेशंस जो भी जाती हैं बहुत सारे लोगों को, चाहे वो वेडिंग फंक्शन के लिए जाए, चाहे वो स्कूल के एनुअल डे के लिए जाए, वो हमेशा एक कार्ड फॉर्म में बनाई जाती है. ना इसके बाद एक और इनविटेशन जो है हम ले लेते हैं. इसको देखो, आप इस इनविटेशन को बॉक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो और एक लेटर की फॉर्म में भी लिख सकते हो. जब एक चीफ गेस्ट को आपको बुलाना होता है, सो दोनों तरह से जो है आप ये इनविटेशन लिख सकते हो. तो क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं एक बार. द लिटरेरी क्लब ऑफ योर स्कूल इज पुटिंग अप अ प्ले 12 एंग्री मैन. तो आपके स्कूल ने डिसाइड किया कि हम एक प्ले कर रहे हैं, एंड एज द सेक्रेटरी ऑफ द क्लब ड्राफ्ट एन इन्विटेशन इनवाइटिंग द फेमस राइटर. कोई भी फेमस राइटर का नाम दिया होगा इसमें. द फेमस राइटर मिस्टर चेतन मेहता फॉर एग्जाम्पल टू बी द चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर एट द फंक्शन, डू नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स. ठीक है, आपका नाम इसमें दिया हुआ है. सो व्हाट विल यू राइट, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट दी इन्विटेशन. तो इसको आपका, इफ यू वांट यू कैन पुट इट इन अ बॉक्स, बट यूजुअली जो लेटर्स होते हैं उनको हम बॉक्सेस में नहीं लिखते हैं. ठीक है, तो आई वुड प्रेफर नॉट राइटिंग इट इन अ बॉक्स, मतलब मैं तो इसको एक नॉर्मल लेटर की फॉर्म में ही लिखना प्रेफर करूंगी. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट. सबसे पहले आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, ABC स्कूल, then the address of the school, R.K. Puram, New Delhi, the date. ठीक है, उसके बाद राइटर का नाम, उनका एड्रेस. जैसे भी हम एक फॉर्मल लेटर लिखते हैं, इफ यू रिमेम्बर, पहले सेंडर्स एड्रेस होता है, उसके बाद डेट होती है, फिर यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा जो आपके रिसीवर है, फिर रिसीवर का एड्रेस, देन द सब्जेक्ट यू विल राइट. ओके, इन्विटेशन एज अ चीफ गेस्ट. देन यू विल राइट कि डियर सर, the literary club of our school is putting up the play 12 Angry Men on so and so date in our school auditorium from 10 to 11 AM. तो आप उनको पूरा बताएंगे कि कौन सा प्ले हो रहा है, कहाँ हो रहा है, everything you are going to tell him, and through the letter of course, and then you'll say कि I would like to, just a sec, I would like to extend a cordial invitation to you. क्योंकि आप सेक्रेटरी हैं लिटरेरी क्लब के, तो आपको अपने बिहाफ पे, यहाँ आप थर्ड पर्सन में नहीं लिख सकते, आपको एक डेजिग्नेशन दी गई. ध्यान रखो, जब भी तुम्हें एक डेजिग्नेशन दी जाए कि यू आर सो एंड सो, इवन इफ यू आर राइटिंग अ फॉर्मल इन्विटेशन, आप उसको फर्स्ट पर्सन में ही लिखेंगे. तो यही डिफरेंस आता है, डिपेंड करता है कि आप बल्क के लिए लिख रहे हैं या फिर आप एक डेजिग्नेशन में रहते हुए किसी एक चीफ गेस्ट के लिए लिख रहे हैं. तो अगर आपको एक डेजिग्नेशन दी गई है, आप फर्स्ट पर्सन में लिखेंगे, लेकिन अगर आपको कोई डेजिग्नेशन नहीं दी गई तो आप थर्ड पर्सन में ही लिखेंगे. तो यहाँ आप लिखेंगे I would like to extend a cordial invitation to you to be the chief guest of honor at the function. It would be our privilege. ये एक्सप्रेशन में आएगा. ठीक है, ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे. It would be our privilege if you consent to grace this occasion with your esteemed presence. तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन है इनको आपको जरूर यूज करना. Then you will write down your name and your designation. So this is how you write formal invitations, both bulk and when you are writing in a certain capacity to someone जिनको आप as a chief guest बुलाना चाहते हो. I hope formal invitations में आपको डाउट नहीं है.
फॉर्मल इन्विटेशंस के बाद अब बात कर लेते हैं इनफॉर्मल इन्विटेशंस की। तो जैसा कि इसके नाम में ही आपको पता लग जाता है, इनफॉर्मल मीन्स जब हम अपने क्लोज रिलेटिव्स वगैरह को कभी इनवाइट करते हैं किसी ओकेजन पे, फंक्शन में, बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे, तो वो एक इनफॉर्मल टोन ले लेता है, उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। So these invitations are just like ordinary personal letters written to relatives, friends and acquaintances. तो आप जैसे आपने नॉर्मली इनफॉर्मल लेटर्स आप लिखते हो उसी एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में इसको लिखना है। कोई यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ नहीं होगा, कोई भी यहाँ पे एज सच कोई फॉर्मेट जो है फॉर्मल वाला वो यूज नहीं होगा। इसको आप फर्स्ट और सेकंड पर्सन में लिख सकते हो, मतलब यू कैन डायरेक्टली रेफर टू योरसेल्फ व्हाइल यू आर राइटिंग एन इनफॉर्मल इन्विटेशन। इसमें जो राइटर है उसका एड्रेस यूजुअल जो जगह होती है लेफ्ट साइड में जैसे हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, वो वहां पे लिखा जाता है। जो सैल्यूटेशन हम यूज करते हैं वो है डियर एंड द नेम ऑफ द पर्सन। ये भी क्लियर हो जाएगा, राइट। सैल्यूटेशन मतलब जिसको आप लेटर लिख रहे हो, हाउ विल यू एड्रेस दैट पर्सन, उसको सैल्यूटेशन कहते हैं। जैसे डियर स्नेहा, इफ यू राइटिंग अ लेटर टू स्नेहा, सो दैट वुड बी द सैल्यूटेशन। इसका जो स्टाइल है वो बहुत रिलैक्स्ड होता है, इनफॉर्मल होता है। इसमें टेंसेस जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज किए जाते हैं, जो सिचुएशन की डिमांड है अकॉर्डिंगली आप उस टेंस का यूज करेंगे। और एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर है यहाँ पे, योर्स सिंसियरली, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको लिखना ही लिखना है, आप योर्स यू नो फेथफुली भी लिख सकते हैं एंड विद लव भी लिख सकते हैं, योर सिंसियरली भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपके अपने लोगों के लिए है, तो इसमें कोई भी ऐसा फॉर्मेलिटी आपको करने की जरूरत नहीं है। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यू आर सौम्या ठाकुर, द वेडिंग ऑफ योर एल्डर सिस्टर रिया ठाकुर इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन सो एंड सो डेट एट सो एंड सो होटल उदयपुर। राइट एन इनफॉर्मल इन्विटेशन टू योर फ्रेंड। अब देखो क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है इनफॉर्मल इन्विटेशन और ना भी लिखा हो, मान लो सिर्फ इन्विटेशन हो, अब फ्रेंड को लिखोगे तो ऑब्वियस सी बात है फॉर्मल तो लिखोगे नहीं, ठीक है। कार्ड नहीं भेज रहे, आप एक खुद से लिखा हुआ इन्विटेशन भेज रहे हो, तो एक इनफॉर्मल इन्विटेशन आपकी फ्रेंड को हो जाएगा। देखो फ्रेंड को आप कार्ड भी सेंड कर सकते हो शादी का, फ्रेंड को आप खुद का लिखा हुआ इन्विटेशन भी सेंड कर सकते हो। तो कार्ड भेजोगे तो वो फॉर्मल इन्विटेशन हो जाएगी, और when you send her an invitation that has been written by you, वो एक इनफॉर्मल इन्विटेशन हो जाती है, ठीक है। दोनों ही इन्विटेशन शादी के लिए। तो ये फ्रेंड कोमल रिक्वेस्टिंग हर टू अटेंड द फंक्शन, तो इसका बहुत सिंपल फॉर्मेट है जैसे कि इनफॉर्मल लेटर का होता है। पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, डियर कोमल, ठीक है। इस तरह सैल्यूटेशन आ जाएगा स्टार्टिंग में। You will be pleased to know that the wedding of my elder sister Riya Thakur is going to be held on this date at this place. So date and venue आप mention करेंगे. The whole family will move there in the morning. I invite you to join us at lunch in the hotel. तो थोड़ा सा आपको प्लानिंग भी करनी होगी कि अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, रहते आप कहीं और हो लेकिन आप उसको कहीं और इनवाइट कर रहे हो एक सर्टेन वेन्यू पे, तो अकॉर्डिंगली थोड़ा सा आपको खुद भी दिमाग लगाना होगा, कॉमन सेंस यूज करनी होगी कि भाई आप लंच पे आ जाइए, शादी शाम को है, आई इनवाइट यू फॉर द लंच टू जॉइन अस एट द लंच इन द होटल, ठीक है। सो यहाँ 28 ही आएगा, गलती से 15 लिख दिया है, ठीक है। द वेडिंग सेरेमनी विल टेक प्लेस एट 8 in the evening, ठीक है। तो पूरा आप उसको आइटनरी समझा दें। आई डू होप दैट यू विल जॉइन अस ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस आपको जरूर लिखने होते हैं, योर सिंसियरली सौम्या। अगर ये एक्सप्रेशंस आप नहीं लिखेंगे, एज आई टोल्ड यू, कंटेंट एंड एक्सप्रेशन 2 मार्क्स कंटेंट के हैं, 1 मार्क आपके एक्सप्रेशन का है। और करी अगर आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो आपके हाफ से लेके 1 मार्क तक रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो कंटेंट पे बहुत ध्यान देना है कि लिखना मुझे क्या है और किस तरह लिख रहा हूं या लिख रही हूं, उस पर भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। नाउ लेट अस कम टू रिप्लाईज। अब आपको किसी ने एक इनवाइट भेजा है, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको रिप्लाई उसका करना चाहिए, ठीक है। तो 2 तरह के रिप्लाईज होते हैं, जैसे इनवाइट 2 तरह के होते हैं, वैसे रिप्लाईज भी 2 तरह के होते हैं। फॉर्मल इन्विटेशंस को आप फॉर्मली रिप्लाई करते हो, और जो आपको इनफॉर्मली इनवाइट कर रहा है उसको आप इनफॉर्मली रिप्लाई करोगे। तो पहले देख लेते हैं कि फॉर्मल रिप्लाईज कैसे लिखी जाती है। देखो फॉर्मल रिप्लाईज में सबसे पहले जो है आपको एक्नॉलेज करना होता है इनविटेशन को। इसके लिए अलग से जो है मार्क्स रखे जाते हैं। अगर आप एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो कट सकते हैं।
सीबीएसई क्लियरली बोलता है कि 4 पॉइंट्स आपकी रिप्लाई में जरूर होने चाहिए। सबसे पहले रेफरेंस टू द इन्विटेशन। रेफरेंस मतलब आप जिस इन्विटेशन का आप रिप्लाई कर रहे हैं, यू हैव टू रेफर टू दैट, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन, जो भी आप कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, वो आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको यू हैव टू कंफर्म द डेट एंड टाइमिंग, राइट। ये भी पूरा समझाऊंगी मैं आपको। And then you have to, if any kind of assistance is required from your side, you have to give that assistance also. लेकिन अगर आप रिजेक्ट कर रहे हैं उस इन्विटेशन को, तो आपको बहुत पोलाइटली रिजेक्ट करना है और आपको एक रीजन जरूर देना होता है रिजेक्ट करने का। ये सारा भी डिटेल में बताऊंगी, बट मार्किंग स्कीम कहती है कि ये चारों पॉइंट्स जो है हाफ एंड हाफ मार्क्स, सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं कैरी करते हैं, एंड दीज टोटल मेकअप 2 मार्क्स ऑफ योर कंटेंट, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मेक श्योर आपके रिप्लाई में जरूर हो। सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट कि मैंने आपका इनविटेशन जो है वो रिसीव किया, मुझे मिला। थैंक्स आपको जरूर बोलना है थर्ड पर्सन में, फॉर्मल रिप्लाई में, ठीक है। सपोज आपको किसी ने एक इन्विटेशन भेजा एंड योर सरनेम हैपेंस टू बी ठाकुर, सो यू विल से मिस्टर एंड मिसेस ठाकुर एक्सप्रेस देयर थैंक्स, रेफरिंग टू योरसेल्फ इन द थर्ड पर्सन। ऐसे आपको रिप्लाई करना होता है। चाहे आप एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, थैंक्स आपको जरूर बोलना है, दोनों केसेस में बोलना है, इस बात का ध्यान रखना। देन आपको मेंशन करना है कि आप एक्सेप्ट करेंगे या आप रिफ्यूज करेंगे। अगर आप रिफ्यूज कर रहे हैं तो आपको उसका रीजन देना पड़ेगा, और अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको अपने डेट, टाइम सब कुछ कंफर्म करके उसको बताना होगा रिप्लाई के अंदर, ठीक है। इसके बाद आपकी जो टोन होनी चाहिए वो बहुत ही फॉर्मल होनी चाहिए। पढ़ने वाले को लगना चाहिए कि आप जो है फॉर्मली किसी को रिप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा यू हैव टू बी ब्रीफ एंड वेरी स्पेसिफिक टू द पॉइंट। यही मतलब होता है फॉर्मल इन्विटेशन और फॉर्मल रिप्लाई का, कि बहुत ही सटीक टू द पॉइंट होना चाहिए, इन्विटेशन भी और रिप्लाई भी। और आपको वर्ड लिमिट जो है आपकी उसको बिल्कुल भी एक्सीड नहीं करना है, 50 वर्ड्स के विद इन आपका होना चाहिए रिप्लाई। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ड्राफ्ट अ फॉर्मल रिप्लाई। अब यहाँ तो क्लियरली लिखा हुआ है कि फॉर्मल रिप्लाई आपको करनी है, ठीक है। ड्राफ्ट अ फॉर्मल रिप्लाई accepting an invitation to be present on the occasion of the wedding of this person, son of so and so, you are शालिनी मंडल, ठीक है। आपको एक आइडेंटिटी दी हुई है और आपको एक फॉर्मल, क्योंकि आपके पास एक फॉर्मल इन्विटेशन आया है, किसी ने स्पेशली आपको लेटर लिख के नहीं बुलाया है, आपके पास एक फॉर्मल इन्विटेशन, इसलिए यहाँ पे मेंशन्ड है। तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब वेडिंग का रिप्लाई लिखना है तो फॉर्मल लिखूं या इनफॉर्मल लिखूं। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा होगा, अगर वेडिंग का केस है तो फॉर्मल लिखना है कि इनफॉर्मल, ये आपको जरूर बताया जाएगा, क्योंकि दोनों ही रिप्लाईज बनते हैं उस केस में, ठीक है। आप कैसे लिखेंगे? आप एक फॉर्मल रिप्लाई एक वेडिंग इनवाइट का, ओके। मतलब आपको यहाँ अपनी कंफर्मेशन देनी है, यू हैव एक्सेप्ट करना है, क्लियरली मेंशन्ड है, यू हैव टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन। सो हाउ डू राइट एन रिप्लाई जिसमें आपने एक्सेप्ट किया हो। Mr. and Mrs. Mandal thank Mr. and Mrs. Sahni for inviting them on the occasion of the wedding of their son, जो भी डिटेल्स हैं, and assure them that they will be present on the occasion, ठीक है। तो आपने पहले एक्नॉलेज किया, उसके बाद आपने अपनी अश्योरेंस दी, थैंक यू बोला आपने, उसके बाद आपने अश्योरेंस दी that they will be present on the occasion to wish the newlyweds a very happy married life। ये एक्सप्रेशन आपने एक्स्ट्रा जोड़ा, इसके आपके मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। दिस कम्स अंडर एक्सप्रेशन। मिस्टर एंड मिसेस मंडल विल रीच द वेन्यू, तो आप अपना टाइम और जो डेट है वो आप कंफर्म करेंगे उसके बाद, इफ यू आर एक्सेप्टिंग दी इन्विटेशन, ठीक है। फिर आप अपना नाम और डेट उसके नीचे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोई बॉक्स नहीं बना है, तो रिप्लाईज में जो है बॉक्स नहीं बनाया जाता, ओके। नेक्स्ट जो है, राइट अ फॉर्मल रिप्लाई एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड। अब यहाँ पर क्या केस है कि आप नहीं अटेंड कर पाओगे किसी के बर्थडे सेलिब्रेशंस, तो उस केस में आपको क्या टोन रखनी है अपनी रिप्लाई की, वो देख लेते हैं। तो ये जो है बर्थडे सेलिब्रेशंस ऑफ योर फ्रेंड महेश ऑफ 24 जोरबाग, ये उसका पता है, एंड यू आर दिस पर्सन, ओके। तो इससे पता लग रहा है हितेश शर्मा से कि योर सरनेम शुड बी शर्मा, सो यू विल राइट मिस्टर एंड मिसेस शर्मा विश टू थैंक मिस्टर एंड मिसेस कपूर फॉर एक्सटेंडिंग, तो थैंक्स बोल दिया आपने, एक्सटेंडिंग एन इन्विटेशन टू द बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ देयर सन एट देयर रेजिडेंस ऑन दिस डेट, and wish the young boy many happy returns of the day, but regret
ये टोन आपकी आएगी जब आप किसी भी इनविटेशन को मना करेंगे. रिग्रेट देयर इनएबिलिटी टू बी प्रेजेंट पर्सनली ऑन अकाउंट ऑफ सम प्रीवियस एंगेजमेंट, कि हमारा कहीं कुछ और एंगेजमेंट है, हमें कहीं और जाना है, तो हम आपके बेटे के बर्थडे पे जो है नहीं आ पाएंगे. दिस इज हाउ फॉर्मली एंड पोलाइटली यू विल रिजेक्ट एन इन्विटेशन. देन योर नेम एंड द डेट. ठीक है, तो ये होता है फॉर्मल रिप्लाईज. अब एक और देख लेते हैं. मान लो आपको एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया, क्योंकि चीफ गेस्ट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं. इनविटेशन तो आपको पता ही है बॉक्स में आएगी, या फिर आप लेटर फॉर्म में भी लिख सकते हो विदाउट अ बॉक्स. इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. लेकिन रिप्लाई जब आप करोगे कि आप चीफ गेस्ट हो, अब आपको रिप्लाई करना है. ठीक है, कि भाई आप वो फंक्शन अटेंड नहीं कर पाओगे, तो आप कैसे एक फॉर्मल रिप्लाई भेजोगे वो देख लेते हैं. You are Professor T. Rao, a famous sociologist from Delhi University. You have the honor of being invited as a chief guest at the public function. However, due to sudden illness, आप suddenly बीमार हो गए हो and you are unable to attend the same. Draft a suitable reply in about 15 words. तो ये कैसे आप करेंगे? So you will write again in third person. आप ये लिखेंगे sorry I will be won't be able to make it. नहीं, आप हमेशा थर्ड पर्सन में रिप्लाई करेंगे, चाहे वो आप इनवाइट करें चाहे आप रिप्लाई करें. फॉर्मल में हमेशा थर्ड पर्सन यूज होता है. यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? प्रोफेसर टी राव एक्सप्रेसेस हिज थैंक्स टू द सेक्रेटरी एंड मेंबर्स ऑफ द सिटीजंस फोरम फॉर देयर काइंड इनविटेशन. तो आप सबसे पहले अपना थैंक्स जो है उनको बोलेंगे. टू एक्ट एज अ चीफ गेस्ट एट देयर पब्लिक फंक्शन टू सेलिब्रेट मार्टियर्स डे. तो थोड़ा सा आपको खुद से भी चीजें जो है ऐड करके लिखनी होंगी कि क्या ओकेजन हो सकती है पॉसिबल. He regrets to his inability. देखो, this is how you need to write it. He regrets to his inability to attend the function due to his sudden illness this morning, which has confined him to bed. कि भैया इतने बीमार हो गए कि बेड पे confine हो गए, हम तो नहीं आ सकते. The inconvenience, now listen, now see this is very important. The inconvenience and embarrassment is regretted. ये एक्सप्रेशन आपको जरूर लिखना है अगर एज अ चीफ गेस्ट, क्योंकि लोग आपका वेट कर रहे हैं, वो सोच रहे कि आप आने वाले हो, सडनली you don't show up, so there will be a lot of confusion and inconvenience that will happen. So you have to write, क्योंकि आप शादी में एज अ गेस्ट अगर ना भी जाओ तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप एक चीफ गेस्ट होते हो you have to show up. So you will write that the inconvenience and embarrassment आप शादी में मत लिखिएगा, चीफ गेस्ट में जरूर लिखिएगा is regretted. ठीक है, एंड में आप अपना नाम जो मेंशन्ड है क्वेश्चन में एंड द डेट यू विल राइट. So this is how you are going to tackle formal replies. इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है इनफॉर्मल रिप्लाईज. ये भी बहुत इजी है. जैसे हम इनफॉर्मल इनविटेशन भेजते हैं एक इनफॉर्मल लेटर की तरह, उसका वैसे ही जो है इनफॉर्मल रिप्लाई होता है. उसमें कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं की जाती है. जस्ट लाइक एन इनफॉर्मल लेटर वी हैव एन इनफॉर्मल रिप्लाई. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इनफॉर्मल रिप्लाईज का. यू आर आकाश और अनुपमा एंड यू हैव रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम योर क्लोज फ्रेंड. अब क्लोज फ्रेंड को अगर रिप्लाई करोगे तो फॉर्मल तो करोगे नहीं, सो इट हैज टू बी इनफॉर्मल. इनवाइटिंग यू टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर सिस्टर. आपको एक लेटर मिला है, मतलब वो एक इनफॉर्मल आपको इन्विटेशन भेजी गई है, राइट. अगर कार्ड मिला होता तो वो एक फॉर्मल इन्विटेशन होती. So you have received a letter from your close friend inviting you to attend the marriage of his sister, but unfortunately you cannot attend the wedding. आप नहीं कर पाएंगे attend due to your previous commitments. आप कहीं और busy, आपको कहीं और जाना है, तो आप उसकी wedding को attend नहीं कर पाएंगे. Write him a letter regretting your inability to attend the marriage. कि आप नहीं attend कर पाएंगे, ऐसे करके आपको एक लेटर लिखना है. तो ये भी बहुत इजी है. इसमें अगेन आपका जो है सेंडर्स एड्रेस होगा, डेट होगी और यहाँ पे सैल्यूटेशन होगी, डियर रोनित वट एवर यू वांट टू नेम योर फ्रेंड एज, तो उसका आप यहाँ नाम लिख देंगे. देन यू विल से कि आई फील ऑनर्ड. देखो ये एक्सप्रेशंस होते हैं. आई फील ऑनर्ड फॉर बीइंग इनवाइटेड, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है, मुझे बहुत ऐसा रिस्पेक्टेड फील हो रहा है कि तुमने जो है मुझे शादी पे बुलाया टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर एल्डर सिस्टर कोमल. प्लीज एक्सेप्ट माई थैंक्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस. सो ये कुछ बेसिक एटिकेट्स होते हैं जो आपको एक रिप्लाई में लिखने चाहिए. अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल प्रीवियस कमिटमेंट्स, कि मेरे ऐसे कुछ कमिटमेंट्स थी जिनको मैं अवॉइड नहीं कर सकता, जहां मुझे जाना है. आई शेल नॉट बी एबल टू अटेंड द सेरेमनी. काइंडली डू नॉट टेक इट अदरवाइज. कई बार दूसरे को ये भी लग सकता है कि जानबूझ के बहाना मार रहा है, टाल रहा है, तो आप लिखेंगे काइंडली डू नॉट टेक इट अदरवाइज. Please do accept a small wedding gift. Okay,
that I'm sending for Komal Didi because elder sister है तो आपसे भी बड़ी होंगी वो. So Komal Didi through courier on this auspicious occasion. तो एक एक्स्ट्रा जो है आप लाइन लिख सकते हो, योर सिंसियरली अनुपमा. ठीक है, तो इस तरह जो आप एक इनफॉर्मल रिप्लाई लिखेंगे. अगेन फॉर्मल रिप्लाईज में रिपीट कर रही हूँ, इफ यू वांट यू कैन पुट देम इन अ बॉक्स, लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता. लेकिन जो कार्ड्स होते हैं उनको आपको बॉक्स में जरूर बनाना होता है. तो फॉर्मल इनवाइट्स को, कार्ड्स को आप एक बॉक्स में बनाएंगे, लेटर्स को आप बॉक्स में अगर चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं. फॉर्मल रिप्लाईज जो है आपका मन है तो आप उनको आपको थर्ड पर्सन में लिखना है, आपका मन है तो आप बॉक्स बना दीजिए, वरना इट्स ओके. और इनफॉर्मल रिप्लाईज में आपको एक सिंपल इनफॉर्मल लेटर ही लिखना होता है और इसके अलावा कुछ नहीं लिखना होता. सो आई होप जितनी भी आपकी कंफ्यूजन थी इनवाइट्स और रिप्लाईज को लेकर वो क्लियर हो गई हैं. इफ यू वांट मी गाइस टू गिव यू सम मोर एग्जांपल्स जिनको आप प्रैक्टिस कर सको तो मुझे बता देना. उसके अलावा अगर कोई डाउट अभी भी आपके मन में रह गया है इनवाइट्स और रिप्लाईज को लेके, सो फील फ्री टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू बिकॉज आई मेक श्योर कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूं. सो बी इन टच, शेयर दिस वीडियो, लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू टू इट. अगर आपने पहली बार मेरा वीडियो देखा है, I make content related to sociology, English, psychology and political science for class 11th and 12th. So stay tuned for more such videos. Thank you for watching this one. See you in my next one. Bye guys.